एक बड़े काम की बात बताती हूँ। जब भी कोई रेडिएशन ट्रैवल करती है, मूव करती है, प्रोपगेट करती है, वो हमेशा वेव की फॉर्म में जाती है, यानी कि वी टॉक अबाउट द वेव नेचर ऑफ रेडिएशन। और वही रेडिएशन जब किसी मैटर से टकराती है, मैटर से इंटरेक्ट करती है, तब वो शो करता है पार्टिकल नेचर। तो दो तरीके का नेचर होता है किसी भी रेडिएशन का, वेव का, जब वो सिर्फ मूव कर रहा है, और जब उसका इंटरेक्शन मैटर के साथ होगा तब होगा उसका पार्टिकल नेचर। और इसी पार्टिकल नेचर से रिलेटेड हमारे पास है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब ये होता क्या है, सपोज हमारे पास कोई एक मेटल सरफेस है, उस मेटल सरफेस पे हमने लाइट को फॉल करवाया। अब जैसे ही लाइट फॉल होगी वहां से इलेक्ट्रॉन्स कुछ एमिट हो जाएंगे, इजेक्ट हो जाएंगे, निकल कर चले जाएंगे। तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब ये जो फोटो है इसका मतलब होता है लाइट, एंड दिस इलेक्ट्रिक इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन्स। तो यहीं से पूरी डेफिनेशन क्लियर है कि जब लाइट फॉल करेगी ऑन अ मेटल सरफेस वहां से रिमूवल होगा, यानी कि इजेक्शन होगा इलेक्ट्रॉन्स का। तो द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल सरफेस व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन इट। अब ये समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। हमारे पास ये एक मेटल सरफेस है, एंड वी नो दुनिया में जितना भी मेटल है इट इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स। तो ये जो मेटल है ये भी एटम से ही मिलकर के बना होगा, कई सारे एटम्स इसके पास होंगे। ठीक है, एटम के अंदर क्या होता है हमें पता है, उसके बाहर न्यूक्लियस के बाहर शेल्स में हमेशा जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं। तो यहाँ जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं, एटम्स के पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं। हम आउटर मोस्ट शेल की बात करें, द इलेक्ट्रॉन्स आर सिंपली रिवॉल्विंग। अब जब हम लाइट को फॉल कराते हैं, लाइट क्या है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लेकिन ये भी क्लियर हो चुका है अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक कि लाइट जो है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बनी होती है। ठीक है, तो ये जो लाइट है ये कंटिन्यूअस नहीं है, एक्चुअली दिस इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। और हर एक पार्टिकल की जो एनर्जी है एज पर प्लैंक वो होती है एच न्यू। तो किसी भी पार्टिकल के पास एनर्जी कितनी है, एच न्यू। तो जैसे ही मान लो एक पार्टिकल जाके मेटल से टकराया, एक्चुअली उसका टकराना किसके साथ होगा, वो जो कोलिजन होगा एटम के साथ होगा, या ऐसा कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन के साथ होगा। तो ये जो एनर्जी है एच न्यू, ये ट्रांसफर हो जाएगी इलेक्ट्रॉन को। तो जैसे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी उसका जो अट्रैक्शन होगा न्यूक्लियस के साथ वो ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पे है क्या, एटम के अंदर सेंटर में न्यूक्लियस होता है, उसके बाहर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। न्यूक्लियस होता है पॉजिटिव, बाहर रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिव। तो पॉजिटिव न्यूक्लियस और बाहर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स में अट्रैक्शन ही तो है जो उनको रोक के रखता है। लेकिन जब हम लाइट फॉल करवाएंगे, ये लाइट जाकर के इलेक्ट्रॉन को मिलेगी, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है वो ब्रेक होगा, उससे इलेक्ट्रॉन वहां से निकल के चला जाएगा, और यहां से आया ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। First, electrons are ejected as soon as beam of light falls on the metal surface. ऐसा नहीं है कि 5:02 पे हमने लाइट को फॉल करवाया और 2-3 मिनट के बाद इलेक्ट्रॉन निकल रहा, नो। इनके बीच में कोई भी टाइम गैप नहीं होता है। तो जैसे ही रेडिएशन आकर के स्ट्राइक करेगी मेटल पे, इमीडिएटली इंस्टेंटली वहां से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो जाता है बिना किसी भी गैप के। उसके बाद नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ लाइट। तो ये जो लाइट हम फॉल करवा रहे हैं, अगर ये बहुत डिम लाइट है तो नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो भी कम होंगे। लेकिन अगर ये ब्राइट लाइट है, इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा निकलेंगे। तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज प्रोपोर्शनल टू द ब्राइटनेस ऑफ लाइट। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, फॉर एवरी मेटल देयर इज अ सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी। उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को न्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मली फ्रीक्वेंसी न्यू होती है, लेकिन मिनिमम के लिए हम लिख देते हैं न्यू नॉट, विच इज ऑल्सो नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, बिलो विच इजेक्शन डज नॉट टेक प्लेस। ठीक, तो हर एक मेटल के लिए अलग एनर्जी होती है या अलग फ्रीक्वेंसी हम लोग कह सकते हैं। उस फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी की लाइट अगर हम फॉल कराएंगे तो इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं निकल पाएगा। तो एटलीस्ट उतनी फ्रीक्वेंसी या उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हमको देनी पड़ती है। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो किसी भी मेटल के लिए होती है उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्लियर, अब इसका रीजन समझ लेते हैं ऐसा क्यों होता है। अभी हमने डिस्कस किया कि जो भी मेटल है वो एटम से बना है, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में क्या है, अट्रैक्शन है। न्यूक्लियस पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव है। अब मान लेते हैं कोई एक पर्टिकुलर मेटल हमने लिया, सपोज एक्स।
तो एक्स का जो एटम न्यूक्लियस है और इसका जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सपोज 10 किलो जूल्स है, मान लेते हैं इनके बीच का जो अट्रैक्शन है वो 10 किलो जूल्स के अप्रॉक्स है। तो ये जो हम पार्टिकल सप्लाई कर रहे हैं, अगर इनकी एनर्जी 10 किलो जूल्स या उससे ज्यादा होगी, तभी तो वो इनके बीच के अट्रैक्शन को तोड़ पाएगी, तभी इलेक्ट्रॉन वहां से इजेक्ट होगा। और अगर एनर्जी जो हम सप्लाई कर रहे हैं रेडिएशन की हेल्प से, वो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कम रह जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। थोड़ा सा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लेते हैं न्यूक्लियस और उसके इलेक्ट्रॉन के बीच में, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज इक्विवेलेंट टू 10 किलो जूल्स। ठीक, अब हम जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, हम तो लाइट की फॉर्म में एनर्जी फॉल करवाते हैं मेटल पे, तो हम जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं सपोज वो 8 किलो जूल्स है। अब ये हमारी रेडिएशन की एनर्जी कम है और जो इन दोनों के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा है, तो ये जो कम एनर्जी है इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक नहीं कर पाएगी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं होगा। लेकिन जो रेडिएशन हम फॉल करवा रहे हैं, अगर उसकी भी एनर्जी अराउंड 10 किलो जूल्स है, तो ये 10 किलो जूल्स इस 10 किलो जूल्स को ब्रेक तो कर ही देगा। तो जैसे ही ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होगा, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वहां से निकल जाएगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना, अगर जो रेडिएशन हम फॉल करवा रहे हैं उसकी एनर्जी इस अट्रैक्शन से भी ज्यादा हो। सपोज हमने जो रेडिएशन दिया उसकी एनर्जी है अराउंड 12 किलो जूल्स, अब हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो तो सिर्फ 10 किलो जूल्स है, इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ने के लिए हमें तो सिर्फ 10 किलो जूल्स चाहिए, हमने तो 12 किलो जूल्स प्रोवाइड करा दिया। अब सबसे पहली बात, इजेक्शन तो हो ही जाएगा, ठीक है, 10 चाहिए, 10 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन विल बी रिमूव। बट एक क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी तो चाहिए 10 किलो जूल्स, तो यहाँ जो एक्स्ट्रा 2 किलो जूल्स है वो कहाँ गया? तो यू मस्ट नो, जितनी भी एक्स्ट्रा एनर्जी हम लोग प्रोवाइड करते हैं वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक होता है बस इलेक्ट्रॉन को मेटल में से निकाल देना और दूसरा उसको धक्का मार देना, तो जितनी भी एक्स्ट्रा एनर्जी है वो काइंड ऑफ उसको पुश कर रही है पीछे से, तो इलेक्ट्रॉन भागेगा उतनी ज्यादा स्पीड से, तो हमेशा जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वो इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो एक फॉर्मूला हमारे पास आता है, E इज इक्वल टू ई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब ये E क्या है? जो एनर्जी हम सप्लाई कर रहे हैं, यानी कि एनर्जी ऑफ रेडिएशन, जो भी रेडिएशन हम फॉल करवा रहे हैं मेटल सरफेस पे, ये टोटल एनर्जी है, इज इक्वल टू ई नॉट। अब उस टोटल एनर्जी में से कुछ एनर्जी चाहिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए, तो जितनी मिनिमम एनर्जी चाहिए ही चाहिए इलेक्ट्रॉन के रिमूवल के लिए, उसे हम ई नॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और अगर कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी होगी, मान लो रिक्वायरमेंट 10 है, हमने 12 प्रोवाइड कर दिया, तो वो जो एडिशनल एनर्जी होती है दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। अब ये जो ई नॉट है इसको डब्ल्यू नॉट भी लिख सकते हैं, और बाकी हम प्लैंक्स थ्योरी तो पढ़ ही चुके हैं ना, याद है? उसके अकॉर्डिंग हमने एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा था, E इज इक्वल टू एच न्यू, तो ये E जो है इसको एच न्यू लिख सकते हैं, और जहां पे E नॉट है वो हो जाएगा एच न्यू नॉट। अब H में तो नॉट नहीं लगा सकते बिकॉज H एक कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू तो चेंज होगी नहीं, तो ये E नॉट कैन बी रिटन एज एच न्यू नॉट, और काइनेटिक एनर्जी आप बचपन से पढ़ते ही आ रहे हो, तो दिस इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। तो ये सारे नोटेशंस यहाँ पर लिखे हुए हैं और ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तो जो E है, ये वाली जो एनर्जी है, इसका फॉर्मूला क्या है? एच न्यू। तो E हो गया एच न्यू, और कई बार क्वेश्चंस में ऐसा होता है न्यू की वैल्यू गिवन नहीं होती, इंस्टेड वेवलेंथ लैम्डा दिया होता है, तो हमें ये भी पता है न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, तो हमने सिंप्लीफाई भी कर दिया उस फॉर्मूले को। तो ये जो एनर्जी लेफ्ट हैंड साइड पे लिखी है, जो रेडिएशन की एनर्जी है, ठीक है, ये क्या है? दिस इज द एनर्जी सप्लाइड और द एनर्जी ऑफ रेडिएशन। इसके बाद ये जो राइट साइड वाली एनर्जी आती है, ई नॉट कह लो या डब्ल्यू नॉट कह लो या एच न्यू नॉट कह लो, मीनिंग तीनों का सेम है। ये क्या होती है? दिस इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, जो दोनों के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको तोड़ने के लिए मिनिमम जो एनर्जी चाहिए वो इस नॉट से रिप्रेजेंट की जाती है। तो नॉट नॉट जहां भी दिखेगा ये हो गया मिनिमम एनर्जी। इसका एक और नाम होता है थ्रेशहोल्ड एनर्जी, तो मिनिमम वर्ड को समझ लो, रिप्लेस कर दिया है थ्रेशहोल्ड से। और क्योंकि हमने W नॉट लिखा है तो इसको हम वर्क फंक्शन भी कहते हैं, एंड समटाइम्स इन सम ऑफ द केसेस कुछ न्यूमेरिकल्स में आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी यूज किया जाएगा। क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली जब हम एक शेल से या एक एटम से रिमूव कर देते हैं, उसी को तो आयोनाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ भी वही हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल के कंप्लीटली चला जाएगा।
तो दिस इज ऑल्सो नोन एज द आयोनाइजेशन एंथैल्पी। उसके बाद H आपको पता है प्लैंक्स कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34। यूनिट आपको याद रखना है जूल सेकेंड्स। न्यू सिंपली होता है फ्रीक्वेंसी, लेकिन न्यू नॉट, ये जो न्यू नॉट दिख रहा है, नॉट का मतलब हो गया मिनिमम फ्रीक्वेंसी, विच इज ऑल्सो नोन एज थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। और C होता है स्पीड ऑफ लाइट, जिसकी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ओवरऑल अगर समरी की बात करें, आपको क्या याद रखना है कि किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कुछ मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है। तो टोटल जो भी हम एनर्जी सप्लाई करते हैं, मिनिमम यूज होती है इलेक्ट्रॉन को निकालने में, और अगर एक्स्ट्रा बच जाती है तो वो कन्वर्ट हो जाती है उसी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में।